आज के प्रोग्राम के आगाज़ में तो बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं उसको भी साथ रिलेट करेंगे। बांग्लादेश में ये सिचुएशन जो डेवलप हुई पिछले चंद रोज़ के अंदर, इसकी बुनियाद हसीना वाजिद ने कई साल पहले रखनी शुरू कर दी थी। जैसे ही उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनको क्रश करने की पॉलिसी अपनाई। खालिदा ज़िया हो या जमात इस्लामी के सरकर्दा बाद ज़ईफ़ुल उमर लोग जिनको जेलों में और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, वो सारा इसी पॉलिसी का हिस्सा था। कईयों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया और छोड़ा नहीं उन्होंने अपना एक भी सियासी मुखालिफ जो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। और ये सिलसिला चलता रहा भारत की मांग पर। भारत इस प्रोसेस को बैक कर रहा था और उनकी फ़ौज भी इस प्रोसेस को इनिशियली सपोर्ट करती रही। लेकिन एक हद होती है, जब आप जुल्म हद से बढ़ जाए तो अवाम सड़कों पर आती है और अवाम का रद्दअमल नागुज़ीर था, सूनर और लेटर आना ही था। ये हो नहीं था सकता कि ना आए, सिर्फ इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि उसका आगाज़ कब होता है। ट्रिगर उसके लिए ख़ुद हसीना वाजिद ने प्रोवाइड किया। जॉब कोटाज़ के ऊपर जो उन्होंने पॉलिसी रखी कि 71 के साने में जो अवामी लीग के साथ थे वो तो सारे जॉब कोटाज़ के हकदार और बाकी बांग्लादेशियों को उन्होंने दूसरे दर्जे का शहरी करार दे दिया। तो उसके रद्दअमल में स्टूडेंट्स जो थे उस सड़कों के ऊपर आए और स्टूडेंट्स को क्रश करने की पॉलिसी, अगर उसकी ओवरऑल माइंडसेट आपको देखना हो कि बांग्लादेशी साहब का वज़ीर आज़म का माइंडसेट क्या था, तो माइंडसेट ये था, उन्होंने कहा ये सारे दहशतगर्द हैं। अल्फाज का चुनाव तो किए, ये सारे दहशतगर्द हैं, इनको कुचल दिया जाए। तरीका क्या अपनाया उन्होंने? यूज़ ऑफ फोर्स किया। जो सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस थी उनको हुक्म दिया कि इनको क्रश किया जाए। 300 से ज़ायद उसके अंदर हलाकतें हुई। इंटरनेट बंद कर दिया, सारी सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी। उसका नतीजा ये था कि लोगों में रद्दअमल कम होने के बजाय उसमें शिद्दत आई। पहले से ज़्यादा तादाद में लोग सड़कों के ऊपर मौजूद थे और आखिर में एक ऐसी स्टेज आई कि आज वो बांग्लादेशी आर्मी चीफ, बांग्लादेशी फ़ौज कहना चाहिए, एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता। जब ऐसी स्टेज आ जाए कि आपको एक सिविलियन हुकूमत को चलता करना हो तो पूरी फ़ौज उसके अंदर शामिल हो जाती है। उन्होंने ये फ़ैसला लिया और 45 मिनट्स हसीना वाजिद को दिए गए। तकरीर करने की इजाज़त मांगी, उससे भी इनकार किया गया और उनको स्पीच रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं मिली। बांग्लादेशी आर्मी ने उनको एक सहूलत दिया कि उनको सेफ़ पैसेज दिया। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के ऊपर उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने में आफियत समझी और जाए पनाह कहाँ ढूंढी, वो भी एक एम्बैरसिंग रिपोर्ट है। जो अभी तक की इतलात ये हैं कि उन्होंने पहले अगरतला जाने का फ़ैसला किया, फिर दिल्ली में लैंड किया और अभी एक इंडियन टीवी चैनल है रिपब्लिक टीवी जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी एयरपोर्ट के ऊपर ही, एयरबेस के ऊपर ही अजीत डोवल के साथ मुलाकात जारी है और हो सकता है कि उनकी अगली मंजिल जो है वो या बरतानिया हो या अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, क्योंकि शायद भारत उसको सियासी पनाह के ऊपर वहाँ जाए पनाह प्रोवाइड करने से गुरेज़ करे। गुरेज़ क्यों करे, उसकी भी पीछे एक लंबी हिस्ट्री है कि बाज़ जो इंडियन स्टेट्स बांग्लादेश से बॉर्डर करती हैं वहाँ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और हसीना वाजिद कई सालों के साथ भारत को सपोर्ट करती थी उन तहरीकों को क्रश करने के लिए। लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो थी वो भारतीय सरजमीन से, बांग्लादेशी सरजमीन से उन भारतीय रियासतों को जाती थी ताकि इंडियन आर्मी उन तहरीकों को काबू कर सके। ये वो सूरत हाल है जिसको इंडिया नहीं चाहेगा कि जो भी हुकूमत वहाँ बरसरे इक़्तिदार आती है हसीना वाजिद के बाद, उनसे इतने तनाव वाली कैफियत या इतने बुरे ताल्लुकात पैदा कर ले कि ये उनका रास्ता बंद हो जाए। नई हुकूमत क्या करेगी? क्या वो पाकिस्तान के साथ वैसा ही मुखासमाना रवैया अपनाएगी जैसे हसीना वाजिद का था? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि हसीना वाजिद एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की या एक बदले वाली जो सोच होती है ना, उसके अंदर वो आग जल रही होती है, वो वाली कैफियत उसके ऊपर हावी रही। 2009 से वो इक़्तिदार में थी लेकिन उसके अंदर तब्दीली हमने नहीं देखी। एक चीज़ वहाँ हुई है कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने हसीना वाजिद के दौर के अंदर ही अपनी बरामदात को खातिर खा तौर पर बढ़ा लिया, तकरीबन डबल कर लिया। पाकिस्तान की अगर 30 अरब डॉलर हैं तो वो 50-55 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। ये वो तरक्की है जो बांग्लादेश को सपोर्ट करती है। लेकिन एक डिक्टेटोरियल रजीम जिसने पूरी अपोजिशन को क्रश कर दिया, वहाँ पर एक खाना जंगी वाली कैफियत पैदा कर दी, पोलराइजेशन पूरी सोसाइटी में पैदा होगी। क्या हमारे लिए इसके अंदर कुछ सीखने के लिए सबक या कोई लेसन मौजूद हैं? यकीनन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक फ़िज़ा मौजूद है जो एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आप एक पॉपुलर मूवमेंट्स को क्रश करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जाके वे आउट निकलता है। वो लावा पक रहा होता है, जब फटता है तो फिर वो काबू से बाहर हो जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि ये जो अरब स्प्रिंग अरब वर्ल्ड में आई है, जिसके अंदर यमन की मिसाल देख लें, लीबिया की मिसाल देख लें, मुअम्मर कज़ाफ़ी लगता था कि उससे पावरफुल आदमी नहीं है, लेकिन जब गिराने पे आए वो लोग तो उन्होंने मिनटों में उसको, चंद दिनों के अंदर, उसके बाद में कज़ाफ़ी का ये नहीं पता कि उसका अंजाम क्या हुआ। ये वो सूरत हाल है जो इस रीजन में भी आएगी। बहुत से लोग देखते थे कि आएगी, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि कैसे आएगी। बांग्लादेश को अगर आप अरब स्प्रिंग का साउथ एशिया के अंदर पहला कहें कि आगाज़ है तो इसका अंजाम क्या होगा, इसके ऊपर हमें सारों को गौर व फिक्र करना चाहिए। अवाम को डंडे के ज़ोर के ऊपर दबाना ज़्यादा अरसे तक मुमकिन नहीं होता और फ़ौज और अवाम में तो कभी मिसट्रस्ट होना ही नहीं चाहिए। ये बांग्लादेशी फ़ौज ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। उनके फॉर्मर आर्मी चीफ जो थे पिछले चंद रोज़ से वो अपील कर रहे थे अपनी फ़ौज से
कि आप इसके अंदर आवाम के सामने ना आए, क्योंकि लाखों की तादाद में जब लोग सामने खड़े हैं तो क्या करेंगे, गोली चला के उनको मारेंगे। फ़ौज तो एक तरीके से काबू करती है ना, सरहदों के ऊपर लड़ती है या जाने देती है या दुश्मन को मारती है। तो अपने अवाम के ऊपर फ़ौज कशी आप नहीं कर सकते। बांग्लादेशी आर्मी ने वही फैसला किया, उन्होंने अवाम के ख़िलाफ़ खड़े होने को तरजीह नहीं दी। पाकिस्तान के अंदर भी एक स्टेज आएगी कि हमें एक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जहाँ ये जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा है, ये जो क्योस है, हम सारे मुखालफिन को दहशतगर्द कह के जेलों में नहीं डाल सकते। हमें इसका एक तस्फिया चाहिए होगा। नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन जो बांग्लादेश में या ढाका में हमने देखी है, अगर यहाँ पैदा होगी तो फिर हमारे पास उसका रास्ता क्या होगा। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे इसके ऊपर सवाल है। दो और आज के दिन की डेवलपमेंट्स हैं। एक इमरान खान का इंटरव्यू है जो उन्होंने रॉयटर्स को दिया। उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि बहुत ही कोई बेवकूफ़ शख्स होगा जो फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहेगा। वो अपनी एक विंडो फ़ौज के लिए दोबारा ओपन कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उस खुले दरवाजे को कोई रास्ता देखते हुए कोई बातचीत करने पे तैयार है या नहीं, अभी ये कहना बहुत कबल वक्त है। लेकिन इमरान खान अपनी रिपीटेडली पिछले चंद रोज़ के अंदर अपनी पोजीशन या पॉलिटिकल स्टैंड के अंदर तब्दीली ला रहे हैं। फ़ौज की तरफ से आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज यौम इस्तेसाल कश्मीर भी है। 5 अगस्त 2019 जब भारत ने एक ग़ाज़बाना जो आपका कब्ज़ा पहले ही है उसको स्पेशल जो स्टेटस था कश्मीर की खसूसी हैसियत थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो शिकें ख़त्म कर दी, तो उसके हवाले से आज उन्होंने इजहार ख्याल भी किया। अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ़ करवा दूँ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आपसे आगाज़ करूँगा। बांग्लादेशी सूरत हाल जहाँ फ़ौज के पास अब एक वाज़े दुराहा था, उनको एक चॉइस लेनी थी कि वो क्या करते, हसीना वाजिद के या उसके बेटे के इसरार के ऊपर लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ते या हसीना वाजिद को चलता कर देते। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, लोगों को एम्ब्रेस किया। उन्होंने कहा कि लोगों के हम साथ हैं, लोगों से फासला नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस पूरे रीजन के हवाले से, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो बड़ा वाज़े है कि बांग्लादेश में जब अवाम ने महसूस किया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसको पसंद नहीं कर रहे, तो अवाम खड़े हो गए उसके लिए। और अवाम का खड़ा होना हुकूमत के लिए नमा फिक्रिया होना चाहिए। हसीना वाजिद गुज़श्ता जितने भी उनका दौर रहा है उसमें इस्तेसाल तो बड़ा एक छोटा सा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल करेंगे आप उसमें। उन्होंने बाकायदा लोगों को बेगुनाहों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, बड़ा इस पर फ़ख्र किया उन्होंने। और जिसकी वजह से एक जो राइट विंग जो उनका नासिर थे वो पहले ही उनके बहुत ख़िलाफ़ थे और उन्होंने कई दफ़ा इसका मुजाहरा भी किया। तो अब जो सूरत हाल बनी है इसमें तो ये तो बड़ा वाज़े है कि फ़ौज पाकिस्तान के पास फ़ौज जो बांग्लादेश की फ़ौज है उनके पास तो रास्ता और कोई नहीं था। अवाम के सामने, जैसे आपने कहा अपने इब्तिदाइये में, बिल्कुल अवाम खड़ी नहीं हो सकती। अवाम के सामने फ़ौज कभी खड़ी होना चाहिए ही नहीं है। और जब भी कहीं अवाम का या फ़ौज का आमना सामना होगा तो बहुत नुकसान सबका होगा। ख़ास तौर पे उस मुल्क का अगर ये बांग्लादेशी फ़ौज अवाम के सामने खड़ी हो जाती तो खून खराबा भी होना था और जो अभी चांस है कि वो अपने आप को रिकवर कर पाएंगे वो चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो बदकिस्मती ये है कि हम इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं। हमें देखना ये चाहिए कि अफ़वाज पाकिस्तान के दरमियान जो अवाम के दरमियान जो फ़ैसला पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कौन से ऐसे अनासर हैं, क्या उनकी हम सरकोबी करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, क्या एक ऐसा दायमल तैयार होना चाहिए जिससे ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचे। मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि DGISPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है बार बार, इसमें मुझे हुकूमत नज़र नहीं आ रही हमारी। और ये जो एक वाइड है अवाम के दरमियान और आपको नज़र आ रहा है और हुकूमत के दरमियान। जी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, लेकिन आज बांग्लादेश की सूरत हाल देखते हुए आपको लगता नहीं है कि हमें अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो लोगों के हवाले से, अवाम के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए उसके अंदर जो हमने पकड़ दकड़ की है उस हवाले से रीथिंक करनी चाहिए और एक रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। एक तो वो हार्डकोर एलिमेंट जिसमें आप फ़ौज के रिटायर्ड लोगों को कह सकते हैं कि वो तकसीम डाल रहे हैं कि उकसाया जाए, फ़ौज के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई बगावत हो जाए, इस तरह की वो कैंपेन चलाते हैं उनके दरमियान में, और पॉलिटिकल वर्कर्स के दरमियान में, सियासी वर्कर्स की हमें तखसीस करनी पड़ेगी कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर तहरीक इंसाफ के हमायती थे, नारे मार रहे थे, वो बंदा फ़र्क है या वो बंदा जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से उकसा रहा है कि ये आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत कर दो। क्या हमें ये तखसीस नहीं करनी चाहिए? नहीं तो फासला या फ़ौज के ख़िलाफ़ मिसट्रस्ट जो है वो अवाम में पैदा होगा, हमें इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए? हमें बहुत फिक्र करनी चाहिए। कोई फ़ौज अवाम की
टोटल सपोर्ट के बगैर लड़ नहीं सकती। लड़ती है तो पूरी कौम लड़ती है, और फौज से उसके हाथ में, कौम के हाथ में एक हथियार इसे इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो करने वाले जो अनासर हैं, ऐसे जो तमाम अनासर हैं जो हार्ड कोर, जिनका चाहे 9 मई से ताल्लुक है या दूसरे वाक़यात से ताल्लुक है, इन सब का और बाकी लोगों का हमें तस्वीर कर लेनी चाहिए थी और कर लेनी चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त का बहुत मेजर रोल होना चाहिए, और हुकूमत अपना रोल प्ले करते हुए नज़र नहीं आ रही। हुकूमत, मैं इसलिए बार बार हुकूमत का नाम ये ले रहा हूँ कि भाई आप देखिए, हमला तो करने वाले हमला कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तकरीरों के थ्रू कर रहे हैं, राइटअप के थ्रू कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए, अवाम के जहनों से ये बात निकालने के लिए कि भाई ये जो चीज़ है ये सही नहीं है, ये हुकूमत वक्त का काम है, क्योंकि वो एक मैंडेट लेके आई हुई है, उनका काम है ये बैठ के बात करना। ये और ये जो फौज जब ये बातचीत करती है तो लोग उसको किसी और नज़र से देखते हैं इसको सारे। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 मई के हवाले से जो उनकी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका तज़किरा करते हुए कहा कि फ़ौज वहीं खड़ी है, फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। सुनिए वो मौक़िफ़ क्या था और उन्होंने कहा कि आज फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान में अगर अभी दाखिली तकसीम में आपको गिनवानी शुरू करूँ तो तहरीक इंसाफ एक बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है। ये कौमी सतह की जमात है और इस वक्त हुकूमत के बयानात आप सुने तो वो तो बैन करने की बातें कर रहे थे, जैसे हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी को बैन किया था, उसका फॉलो आउट हमारे सामने देख लिया हमने। आप KP में चले जाएँ तो बेशतर KP का इलाका टेररिज्म की वजह से आपके लिए एक हॉस्टाइल सिचुएशन बना हुआ है। रात के बाद, शाम के बाद आप वहाँ बेशतर एरियाज़ में नहीं जा सकते। बलूचिस्तान के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रही है और उसके लिए जो DGISPR ने उनको कहा कि ये दहशतगर्द इनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ये आज उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, जो ना करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, उन सारों को दहशतगर्द करार नहीं देना चाहिए। एहतजाज लोग करते हैं, लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि ये सारी सिचुएशन PTI, बलूचिस्तान प्रोटेस्ट और KP, इन तीनों को आप कैसे रिलेट करते हैं और वे आउट क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, वे आउट तो सिर्फ एक है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको आगे चलाया जाए और इसके ज़रिए से ही जो भी आपने चीज़ें दुरुस्त करनी है उसी दुरुस्त होंगे। 9 मई में जो लोग भी मुलविस हैं, जो लोग जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो निशानात हैं या जहाँ पे शुहदा को किसी की तस्दीक का निशाना बनाया गया, वो चंद लोग हैं ऐसे, उनको पकड़ के उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जो आपकी एक अवाम है और अवाम में जो एक पार्टी अगर मकबूल है जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, तो फिर उसको आप किसी के साइड लाइन नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी सियासी क़ुव्वत जो खुद अवाम के दरमियान से पैदा हुई हो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसको सियासी प्रोसेस ही ख़त्म कर सकता है। सियासी प्रोसेस के थ्रू ही उसको आप किस तरीके से सब मसाइल से या तो उसको सामने ला सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस में जो हमारी, मैं इसलिए हुकूमत का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेजर जिम्मेदारी हुकूमत की होनी चाहिए थी। हुकूमत को खुद आगे बढ़कर ये सारे जो मामलात हैं इनका जायज़ा लेकर एक वाज़ेह लाए अमल तैयार करके उसके ऊपर अमल करना चाहिए था। हुकूमत बाकी सब कुछ तो कर रही है, ठीक कर रही, गलत कर रही, उस पर हम बहस कर सकते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आपको ये लगता नहीं है कि ये जो हाइब्रिड रजीम का हमने पाकिस्तान में एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था इमरान खान के दौर में, PDM की हुकूमत में वो हाइब्रिड प्लस हो गया था और अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत वो हाइब्रिड प्लस प्लस है, इसका बोझ चाहते ना चाहते हुए फ़ौज की जानिब जाता है? पता नहीं, आप रिटायर्ड लोग हैं, कैसे इसको देखते हैं, लेकिन आप अगर पब्लिक सेंटीमेंट या उसका रद्दमल देखें ना मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सारा कोई डिफ्लेक्ट होकर आ तो फौज पे रहा है, इसलिए DGISPR बार बार आके जो बात कर रहे हैं, अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। अब भी अगर जिस तरीके से मामला आज खड़े हुए हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है और जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? इसके ऊपर भी तो एक पोलिटिकल प्रोसेस चाहिए और बड़ा ब्रॉड बेस्ड पोलिटिकल प्रोसेस चाहिए,
जिसमें फ़ौज एक हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन बोझ फ़ौज के ऊपर नहीं होना चाहिए, बोझ सियासी लोगों के ऊपर होना चाहिए। उन्हें स्ट्रेटजाइज़ करना चाहिए, हिकमत अमली बनानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह की सोच विचार कर रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल मुझे तो नज़र आती है, लेकिन माजरत के साथ कोई लगता नहीं है ऐसा फोरम एग्जिस्ट करता है जहाँ बैठ के हिकमत अमली के ऊपर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था ना पहले कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत है, केपी की हुकूमत है, फेडरल हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, और जो हमारे एक बार इन सब के जो मजमूई मसाइल हैं उनमें से जो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसको देने के लिए फ़ौज पाकिस्तान को हिस्सा बनाए, जो तारीख है हमारा उसका, लेकिन उनका मेन रोल उसमें ना अगर आप करेंगे तो सियासी लोगों का ही नुकसान होगा। सियासी लोगों का ही काम है कि आगे बढ़ें, अपनी सियासी नुकसान को बर्दाश्त कर लें। अगर आज हो जाता है कल हो सकता है उनका ही नुकसान पूरा हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यह वो चीज़ है कि जो ये बोझ उठाना पड़ेगा, और ये बोझ जो हमारी सियासी लीडरशिप है उसको उठाना पड़ेगा, और वो उठाने को तैयार नज़र आ नहीं रही। जैसा आपने कहा ना, कोई ऐसा फोरम नहीं है जो मिलकर बैठ के कोई एक वाज़ेह हिकमत अमली तैयार हो, एक ऐसा बयानिया तैयार हो जिससे हम काम कर सकें। आज कश्मीर के बारे में देखिए, आप बात ही नहीं कर रहे इस बारे में। हम ये समझ ही नहीं रहे कि जो भारत ने आज से 5 साल पहले कदम उठाए थे, उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी इसकी, और उस नेक्स्ट स्टेज में जो पाकिस्तान के अंदरूनी खलफशार है किसी भी लेवल का, किसी का भी है, उसको किस तरीके से हवा दी जा रही है, और कहाँ क्यों हम उसको समझ नहीं पा रहे इसके। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, अगर इमरान खान कहता है कि मुझे बात करनी है, तो क्या फ़ौज का रद्दमल क्या होना चाहिए? आज तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है डीजी साहब की, वो तो यही है कि उस 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी, लेकिन क्या कोई रास्ता होना चाहिए, बैक चैनल, किसी ऐसे काबिल भरोसा शख्स को ड्यूटी लगाई जाए कि फासले कुछ कम करे? देख, होने चाहिए फासले होने चाहिए। नहीं, अव्वल तो ये फ़ौज को क्या करना चाहिए, फ़ौज एज इंस्टीट्यूशन क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? देखिए, फौज एंड इंस्टीट्यूशन, मेरा अपना ख्याल ये है कि बैक चैनल बातचीत होनी चाहिए, ताकि एक तो ये है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं क्या उस पर कायम रहेंगे, वो कोई गारंटीज दे सकते हैं इस चीज़ की। क्योंकि खान साहब के भी बयानात ने और उनके ख्यालात ने फिर कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ होता है। पहले उनको भी इसका भी पता होना चाहिए। साथ दूसरे, पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात तो डेफिनेटली होंगी जो फ़ौज और PTI के दरमियान और इस तरीके से हुकूमत को भी बीच में लाए। देखिए, मैं इस बात से खबरी साहब से सद एहतराम इख्तलाफ करता हूँ कि ठीक है, उनके वोट इतने नहीं होंगे, लेकिन वो अवाम की किसी हद तक नुमाइंदा तो है, चाहे वो पीस पार्टी है, चाहे वो नून लीग है या दूसरी जमातें हैं। उनको भी इतने ही स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में जितने और दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको भी आपको साथ में लाना पड़ेगा, उसका बाहर नहीं रख सकते उनको। और अगर यही हुकूमत लीड ले इस चीज़ में, और हुकूमत ले क्या है पीछे फ़ौज पाकिस्तान का जो भी बातचीत है, हुकूमत अगर सामने आएगी, बातचीत करने के तैयार हो जाएगी, लिराज़ाम साहब खुद इसकी इनिशिएटिव लेंगे। टाइम मेरे पास खत्म हो गया जनरल साहब, हो सकती है। टाइम खत्म हो गया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब और डॉक्टर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।